मेरा चौथा रूल ये है कि जितनी भी मजबूरी हो पैसों की, आपका लास्ट ऑप्शन आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए पैसा निकालने का। मतलब मान लो कि आपके पास आपको जरूरत पड़ी 1,000 रुपए की, तो आप वो 1,000 रुपए कहाँ से लोगे? पहले देखो बैंक के सेविंग अकाउंट में, तो वहां से निकाल लो, नहीं तो फिर एफडी तोड़ लो। 1,000 रुपए के लिए अगर एफडी तोड़ लो, आरडी एफडी जो भी तोड़ना है तोड़ लो। उसमें भी नहीं है तो अपने हाथ में कुछ चीज़ होगी वो बेच लो। उसमें भी नहीं, कोई चीज़ नहीं है तो फिर कोई सोना वोना थोड़ा बहुत रखा होगा बेच लो। वो भी नहीं है तो म्यूचुअल फंड से निकाल लो। वो भी नहीं है तो किसी से उधार लेके वापस चुका देना। लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा तब जाके इक्विटी को खोलो, मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये मैंने अपने लिए रूल बना रखा कि ये बहुत अच्छा रूल है, लेकिन ये कुछ लोगों पे फिट सही नहीं बैठेगा। उसका Okay. रीज़न है कि कई बार क्या होता है, अब जैसे जैसे मुथूट फाइनेंस है, या मैं किसी का नाम वैसे नहीं लेना चाहता, बट क्या होता है मैंने देखा है कि कभी कभी लोगों को ज़रूरत नहीं भी होती है, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, बस वो जाके चेन अपनी गिरवी रख देते हैं हाँ। और वो उसमें पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा। अब उनका पोर्टफोलियो भी नहीं होता है, मैं ये भी बता दूं। उनके केस में तो कोई वही नहीं है। लेकिन अब ये जो पोर्टफोलियो वाली बात कही, क्योंकि सच में हम एफडी में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कम, और हम पोर्टफोलियो में हमें कई गुना ज़्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन उसको हमको समय देना पड़ेगा पनपने के लिए, और वो बढ़ ही नहीं पाता। ज़्यादातर लोगों के मेरे केस देखे मैंने, इवन पहले बहुत पहले जब कुछ नहीं आता था, मैंने पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की। अरे यार 1 महीना हो गया, 1% भी नहीं बढ़ा, 2% बढ़ा। अरे मतलब वो अंदर से इंटरेस्ट नहीं आता। अब वो इंटरेस्ट ना आने से क्या होता है ना कि बंदा फिर वो उसको खाली कर देता है। ये तो आप बता रहे हो कि जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे खाली कर देता है। तो इसलिए उसे पोर्टफोलियो के साथ में वो साथ क्यों रखना है? क्योंकि उसने किसी वजह से वो लिया है वो स्टॉक, डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे जो कहानी है वो बस इतनी सी है कि अपने पोर्टफोलियो पे बिलीव करना। अगर वाकई में एक स्टडी के बेसिस पे आपने लिया है, आपको पता है उस कंपनी का कुछ अच्छा फंडामेंटल, आप उसमें बिलीव करते हो, और अगर लग रहा है कि नहीं यार गलती से लिया था, किसी के कहने पे ले लिया था, मुझे खुद नहीं पता है, मुझे कुछ उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो फिर अच्छे पोर्टफोलियो में शिफ्ट भी करना है। तो बस ये है एक चीज़ कि अब इक्विटी का पैसा इक्विटी में ही जाए। जैसे मेरे को ये बात कहीं सुनी थी मैंने कि ज़मीन का पैसा ज़मीन में ही रहना चाहिए। ज़मीन अगर बड़ा अमाउंट है उसको बेचा आपने, तो वो कहीं आप लगाने की कोशिश करोगे बर्बाद हो जाएगा। तो इक्विटी का पैसा भी इक्विटी में ही आपका रहना चाहिए। ओके। हमारे अब इन जनरल अगर आप देखो किसी के बच्चों का एडमिशन वगैरह, नया सेशन जो चालू होता है, बुक कॉपी किताबें सबकी सब कहाँ पे पड़ता है टाइम, आप जानते होगे कब होता है? मेरे को बताओ ज़रा। मार्च अप्रैल की तरह। बस 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 वहीं से मार्केट में रैली चालू होती है। ओके। वो रैली में बेचारों के पास में, इन जनरल हम नौकरी पेशा वालों को अगर हम देखें तो उनका पैसा यहाँ पे खर्च हो चुका होता है। वो रैली में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलता है। 4-5 महीने में फिर वो पैसे जोड़ते हैं, फिर ये अगस्त आ जाता है जैसा अभी चल रहा है, और फिर वहाँ पे क्रैश आता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2007 में, 2009 में, ईयर 2011, 2013, 2015 सब में आपको ऐसे क्रैश दिखेगा अगस्त के महीने में। तो मतलब आप देखिए कि मार्च में वो मिस हुआ, और वहाँ पे जाके अगस्त में खरीदा तो वहाँ से क्रैश। अब निफ्टी में क्रैश है 20% का, तो वहाँ पे स्टॉक तो 50% टूट जाते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, तो वहाँ पे उसको बेचारे को फिर झेलना पड़ गया। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इससे बचें कैसे? वो तरीका वही है कि बेचना नहीं है उसको। फिर या तो सही टाइम पे एंट्री कर लो, फिर अगर गलत टाइम पे एंट्री की तो भाई थोड़ा सा और खरीदो जाकर के वहाँ पे। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि भैया मार्च अप्रैल के करीब ये जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो तो अपना पैसा बेचारे बच्चों पर लगा देते हैं, तो खर्च करने मिलता ही नहीं है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वहीं पे मार्केट ऊपर होता है, और बेसिकली जब उनके पास पैसा इकट्ठा होता है अगस्त सितंबर के करीब, तो मार्केट क्रैश कर जाता है, जहाँ पे वो डबल नुकसान कर लेते हैं अपना, क्योंकि वो तब मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th 8th ईयर ऑफ द डिकेड तक भागती है मार्केट। हाँ। उसमें भी कोई ना कोई ऐसा रीजन समाया हुआ है जो बेचारा एक इंसान, अब इसमें बताता हूँ क्या समाया हुआ है कि ये मैंने जो बताया उसे तो पता नहीं है, उसकी तो ये रैली मिस हो गई, अब वहाँ पे जाके फंस गया। अब ये 10-10 साल में हो रहा है। तो मतलब कि एक तरीके से जो पिता है और पुत्र, अगर मैं कनेक्ट करूँ पिता और पुत्र को, तो पिता का जो एक्सपीरियंस वो बेटे को मिल नहीं पाएगा कि भाई 3rd ईयर ऑफ द डिकेड, थर्ड यहाँ से 93 से लेकर के 97 या 8 तक भागी मार्केट। उसके बाद में करेक्शन वगैरह जो भी आया, 10 साल का गैप आ चुका है। अब 10 साल बाद में बेटा बड़ा हो चुका है, अब बेटे के साथ में वही होने वाला है, फिर कभी रिपीट करेगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे जो, अब आपको अगर बताऊं तो जो 10th ईयर ऑफ द डिकेड होता है या 1st ईयर ऑफ द डिकेड होता है, उसमें करेक्शन देखा गया है। तो वो करेक्शन में फिर ये इसी तरीके से, अब उसमें थीम क्या होती है मेरे को नहीं पता। जैसे यहाँ पे तो बच्चों का एडमिशन होता है, वहाँ पे क्या हो रहा होता है मेरे को नहीं पता, वो पकड़ में आया तो वो भी बताऊंगा कभी। मतलब ये हर बार इस तरीके की चीज़ें हो रही है, और वो हमें, अब एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, हर 60 साल में एक फेलियर आता है। यही जो 10-10 साल की साइकिल में बता रहा हूँ, इसमें 3rd ईयर ऑफ डिकेड से लेके 7th ईयर 8th ईयर तक भागती है मार्केट। इसमें जो फेलियर आता है वो 60 साल में आता है। मतलब कि 73
में आया, उसके पहले 1913 में आया, उससे पहले 1853 में आया, मतलब 60 साल का गैप है। अब एक एवरेज इंसान की लाइफ स्पैन को देखो तो 60-70 साल, तो मतलब वो खत्म हो गया। अब वो एक्सपीरियंस कोई बताने वाला है नहीं अपने बेटे को या अपने पोतों को, और फिर वो रिपीट मार रहा है। मतलब कि आप बार बार घुमा घुमा के मार्केट में वही चीज़ ला रहे हो, लेकिन बताने वाला कोई है नहीं, ऑब्जर्व करने वाला कोई है नहीं। आज हमारे पास एडवांटेज है कि डेटा इतना बड़ा है, देख लो जा करके। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई बहुत बड़ी ऐसी ऑब्जर्वेशन की स्किल नहीं है, आप भी जाके, मगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को देखने का। आप इंटरेस्ट करो और जा करके देखो, S&P 500 का या डाउ जोन्स का डेटा ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, जा करके चेक कर ले कोई भी। ये ऑब्जर्वेशन भी अच्छी है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो डेकेड होता है, डेकेड मतलब साल 2020 से साल 2030, इन 10 सालों में 2023 से लेके 2027 इस ड्यूरेशन के अंदर मार्केट ऊपर जाता है, फिर उसके बाद मार्केट अपने आप को जाना चाहिए जितना ऑब्जर्व किया इन्होंने, और फिर उसके बाद अपने आप को करेक्ट करता है। बेसिकली ज़्यादा करेक्शन कहाँ होता है? बेसिकली जब अगला डिकेड शुरू होने वाला होता है, यानी कि अभी 2020 से 21 में करेक्शन हुआ होगा, 20-21 में हुआ भी था, है ना। ऐसे ही करके पिछले डिकेड को देखोगे तो 2010 से 11 के बीच में करेक्शन हुआ होगा, ऐसे ही करेक्शन चलता रहता है। ऐसे ही 1990 से 1991 में भी करेक्शन हुआ था। ये तो बिल्कुल करेक्ट अच्छा, है। ये हुआ था। अब ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक ये है, आपने किया, ये आपको इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन आपको डेटा याद था इसलिए आपको ये आपने पकड़ लिया ये चीज़। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि हर 60 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है, यही मैं कह रहे थे आप? हर 60 साल में ये साइकिल फेल हो जाती है। अच्छा, हर 60 साइकिल में 60 साल में ये साइकिल फेल हो जाती है कि थर्ड है। ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th-8th ईयर ऑफ द डिकेड तक भाग रहा है। अब मान लो कोई पकड़ ले गया, तो पकड़ेगा कब? जा करके 20-30 साल का हो चुका होगा तब पकड़ेगा, तो 4 बार उसका पैसा कमाएगा। एक बार ऐसा आएगा जब 60 साल की उम्र में पहुंचा होगा, सारा पैसा दे के जाएगा। तो ये चीज फेल भी होती है, हर 60 साल में चीज फेल हो तो जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 33 में फेल होने वाला है। 2033 ईयर 2033 में फेलियर के चांसेस है। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, पर आपको कंटिन्यूसली सीखते रहना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं काम बनेगा।